वेलकम टू एसबीआर स्टूडियो। एसबीआर स्टूडियो में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात करेंगे कानपुर के देहात में हुए 3 तारीख को रिवर्स एनकाउंटर की केस स्टडी। दोस्तों, 3 जुलाई 2020 को यूपी के कानपुर जिले में के देहात के एक गांव में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने पूरे हिंदुस्तान को चकित कर दिया। उस यूपी स्टेट में जिसको सरकार ने अपराध मुक्त घोषित करने की या अपराध मुक्त बनाने की अपने पॉलिटिकल विजन में ले रखा हो, वहां पे एक ऐसा अपराधी जन्म लेता है जिसको पिछले 25 सालों से हर किसी तंत्र का संरक्षण प्राप्त होता है और एक दिन वो पुलिस के ऊपर ऐसा इतना घातक रिवर्स एनकाउंटर करता है जिसमें 8 लोगों की जिंदगी या 8 पुलिस वालों की जिंदगी दांव पे लग जाती है। तो दोस्तों, आज इस केस स्टडी में बात करेंगे विकास दुबे की। सबसे पहले जान लेते हैं विकास दुबे आखिर है कौन। 1964 में यूपी के देहात के बिक्री गांव में राजकुमार दुबे और सरला दुबे के घर पैदा हुआ विकास दुबे। 2 भाइयों में बड़ा भाई। स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई में होनहार, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और स्कॉलर। जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहा, स्टूडेंट राजनीति से दूर रहा, पर स्टूडेंट राजनीति के अंदर किसको पद दिया जाए उसमें काफ़ी बड़ा हाथ था। राजनीति में इंटरेस्ट तभी तो नहीं था, लेकिन कॉलेज के बाद फिर वास्तव के साथ उनका संपर्क। 1991 में पहली बार चाहे चुनाव के लिए दाव लगाते हैं और वहाँ से शुरू होता है राजनीतिक करियर। इसी के साथ साथ शुरू होता है क्रिमिनल करियर। छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं, रोबरी, डकैती से शुरू होता है इनका राजनीति के साथ क्रिमिनल का खेल। सबसे पहला केस बनता है 1993 में रोबरी का और मर्डर का। इसके साथ ही क्रिमिनल की फहरिस्त शुरू होती है 1993, 96, 2001 में सबसे बड़ा केस जहां से विकास दुबे आता है लाइमलाइट में, संतोष शुक्ला की हत्या, जो बीजेपी का एक मंत्री था स्टेट का, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, और ऐसे पर्सन को मार देना। यहाँ से लाइमलाइट आता है। उसके बाद क्रिमिनल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है और अब तक नहीं रुकता। हर साल 1 से 2 केसेस, रोबरी, डकैती के सब केसों को लगा के लगभग केसेस बनते हैं 160, जिनमें से 65 से 70 केस हैं सिर्फ मर्डर के। कानपुर के देहात के बिक्री गांव में पुलिस स्टेशन, पंचायत सब कुछ लगती है विकास दुबे के घर। अब तक विकास दुबे एक डॉन बन चुका होता है और जिसका हर सरकारी तंत्र में अपनी पैठ होती है, और जेल जाने के बाद भी वापस आ जाता है, बेल मिल जाती है, अभी भी बेल पे रहा है और जेल में रहते हुए भी इनकाउंटर करा देता है। इतना शातिर, बदमाश और राजनीति का एक मोहरा कैसे राजनीति के चेहरे के अंदर छुप के अपराधों को अंजाम देता रहा विकास दुबे। तो इसी की केस स्टडी पे आज चर्चा करते हैं कि कैसे पुलिस के लिए भारी पड़ गया विकास दुबे का एनकाउंटर। जैसे जैसे विकास दुबे का क्रिमिनल करियर ग्राफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे राजनीति में भी उसका रसूख बढ़ता जाता है। यूपी राज्य में पिछले लगभग 25 सालों से जिसकी भी सरकार रही है, उन सरकारों में विकास दुबे का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो या कांग्रेस हो। इन चारों बड़ी बड़ी पार्टियों की सरकारों में विकास दुबे का काफ़ी अच्छा रसूख रहा है, और जिसके चलते वो आज इस आपराधिक षड्यंत्र तक पहुंचा है। आखिर अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये क्रिमिनल और पॉलिटिकल, इन विकास दुबे जैसे क्रिमिनल को संरक्षण कौन देता है? आखिर किस तरह से विकास दुबे जैसे लोग पनपते हैं, जिनको आज एक डॉन, एक बहुत बड़ा गुर्गे के नाम से जाना जाता है। 3 जुलाई के और लगभग 40 एसटीएफ की टीमें उनको ढूंढ रही है, लेकिन उनको ढूंढ पाना मुश्किल है। ये कहा जाता है कि उनकी 3 लोकेशन हो सकती है, या तो वो नेपाल भाग चुके हैं या एमपी में कहीं छुपे हैं, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन वो कानपुर के आसपास ही कहीं छुपे हैं। जिस घर में
उन्होंने पुलिस वालों को इनकाउंटर किया। वहाँ उस घर को एक किले नुमा तरीके से बनाया गया था, जहाँ काफ़ी सारे अस्त्र शस्त्र गोला बारूद भी मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ विकास दुबे किसी बड़े ब्लंडर को अंजाम देने वाला था या किसी क्रिमिनल केस को अंजाम देने वाला था, लेकिन तभी हो जाता है उसके ऊपर पुलिस का अटैक। पुलिस का अटैक होने से पहले ही विकास दुबे को मालूम चल पड़ता है कि आज रात को पुलिस पार्टी उसका इनकाउंटर करने वाली है या उसको पकड़ने वाली है। तो दूसरी तरफ पुलिस के मुखबिरी हैं। पुलिस का तंत्र विकास दुबे के लिए काम करता है, जिस वजह से सारा इनकाउंटर की एक्शन प्लान टोटली विफल रहता है। अब बात करते हैं कि क्यों, किस तरह से हम इसके दूसरे पहलू पे बात करते हैं और किस तरह से एक होनहार विकास दुबे पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर कैसे बन जाता है एक अपराधी। इसकी 4 वजह हैं जो हमें हमारी केस स्टडी से यहाँ इस केस को स्टडी करने के बाद सामने आई है। सबसे पहले है हमारे समाज का एक अनदेखा रवैया। हमारे आसपास हो रही घटनाओं के बारे में हम हमेशा एक लचर और अनदेखा रवैया, तो हो रहा है तो होने दो, हम कभी भी उसके लिए उठकर सामने नहीं आते हैं, जिस वजह से इस तरह के अपराध यूपी में ही नहीं देश के हर कोने में छोटे मोटे अपराधी होते हैं जिनको हम देते हैं और जो बाद में हमारे लिए एक सबक का कारण बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ है विकास दुबे के साथ, जिसको जब रोबरी शुरू हुई थी तब से लेकर पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहा और वो आज एक बहुत बड़े क्रिमिनल और अपराधी के रूप में सामने आया। दूसरी आती है पुलिस या तंत्र की लतीफी या भ्रष्टाचार। विकास दुबे के केस में उनके थाने का जो इंचार्ज होता है वो विकास दुबे के घर जाता है। विकास दुबे के पुलिस स्टेशन का पता चलता है उसके गांव में सराउंडिंग में कहीं भी किसी भी तरह का केस है वो विकास दुबे के घर में क्लैरिफाई होता है। विकास दुबे के अकॉर्डिंग पुलिस तंत्र चलता है। तो यहाँ पे जो हमारा पुलिस तंत्र है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। कहीं भी किसी भी कोने में हिंदुस्तान के चले जाएं, कोई भी केस होता है, पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है। तो क्या पुलिस में जो शख्स अपनी ड्यूटी कर रहा है क्या वो उसके लायक है? ये भी एक सोचने का विषय है। क्या सरकारी पैसा सिर्फ उसके ऐशो आराम के लिए है या किसी गुंडे गर्दार या किसी डॉन के लिए काम करने के लिए है? ये एक सोचने का विषय है हमारे लिए और आज के समाज के लिए। तीसरा जो बड़ी चीज़ है वो है पॉलिटिकल और पुलिसिया। हमेशा एक दूसरे के अभाव और दबाव में काम करते हैं। क्राइम और पॉलिटिकल की बात अगर हम सीधे करें तो ये दूसरे एक सिरे के 2 पहलू हैं। राजनीतिक को अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए, तो वो किसी गांव के किसी एरिया के कुछ दबंग को, कुछ शरसूखबाज लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि उनकी राजनीति फूलती फूलती रहे। मकसद सिर्फ वोट पाने का होता है। तो ऐसी स्थिति में हर राजनेता ने विकास दुबे का फायदा उठाया अपने हर इलेक्शन में जीतने के लिए और उसके बाद विकास दुबे उनके गले की फांस बन गया और उन्हें जैसे विकास दुबे जैसे अपराधियों को संरक्षण देना जरूरी हो जाता है। अगला आता है हमारा कोर्ट का लचर रवैया या उदार रवैया। हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है वो इतना लचर है या इतना उदार है कि किसी भी एक केस को अपने अंजाम तक पहुँचने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। ऐसे में विटनेस, क्रिमिनल और सबकी या तो मौत हो जाती है या वो अपने केस को वापस ले लेते हैं किसी भी तरह के दबाव के साथ। अब चलते हैं दूसरा पोर्शन देख लेते हैं पुलिस ने अपनी तैयारी की। कई केसेस सामने आए, कई केसों को लेके पिछले 6 महीने से लगभग मार्च से लेके चर्चा हो रही थी कि ये, हालांकि एक सीओ यानी सर्कल ऑफिस का ये कानपुर एसएसपी के लिए चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि विकास दुबे के लिए पुलिस का लचर रवैया काफ़ी घातक हो सकता है और वो ऐसा ही हुआ है। अगर हम पुलिस का केस देखें, पुलिस आनंद फानंद में विकास दुबे को दबिश करने जाते हैं बिना किसी प्रेपरेशन के, बिना किसी जांच परख के, लेकिन उनकी जानकारी विकास दुबे तक पहुंच जाती है, यानी विकास दुबे की पुलिस में मुखबरी है। लेकिन पुलिस के लिए विकास दुबे की मुखबरी नहीं हो पाती है। उसके घर में लेनमा बना हुआ है जिसके अंदर बंकर बने हुए हैं। हालांकि उस घर को बनाने में क्या किसी ने देखा नहीं होगा? उस घर के अंदर में कहाँ से इतना गोला बारूद आया, कहाँ से इतने तमंचे आए, ये किसी ने देखा नहीं होगा। क्योंकि जब पुलिस और राजनीति का संरक्षण होता है तो आम जनता भी कुछ नहीं कर सकती और अपराधी हमेशा पनपते रहते। तो अगले हम बात कर रहे थे पुलिस केस में। इनकम्प्लीट वर्कआउट करके पुलिस वहाँ पे गई
पुलिस को अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, जबकि पुलिस तंत्र हमारे संरक्षण के लिए है, एक थर्ड आई के रूप में काम करने के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस अपने आप को ही बैकअप नहीं दे पाई। इसके बाद आता है प्रेजेंस माइंडिंग। यहाँ पे पुलिस या तंत्र या पुलिस में जो भी आला अधिकारी थे या कोई भी बड़ा अफसर था, उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कभी भी काम नहीं किया। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करते तो 2 टीमों के साथ 4 टीमें साथ ले जाते और उस इनकाउंटर को बैकअप के साथ 2-3 टीमें पीछे रखते और उसको अंजाम दिया जा सकता था। जब ये पुलिस को मालूम था कि विकास दुबे एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वहाँ पे बहुत सारे आदमी उसके साथ हो सकते हैं, जबकि उसने ऐसा किया था, पूरी सुनियोजित योजना के तहत पुलिस को घेरने का प्लान बनाया गया था और इसी चक्रव्यूह के तहत पुलिस वहाँ पे फंस गई। उसके बाद आता है पुलिस का नॉन रिएक्टिव मूव। पुलिस को पहले ही रिएक्शन कर देना चाहिए था स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ऐसा पुलिस ने नहीं किया। उसकी 2 वजह हो सकती हैं, एक पुलिस की मुखबिरी और दूसरा पॉलिटिकल सपोर्ट या संरक्षण। तीसरा आता है पुलिस ने अपने काउंटर पार्ट के बारे में, काउंटर पार्ट मतलब विकास दुबे के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या गोला बारूद हो सकता है, कितना उसके पास अस्त्र शस्त्र हो सकता है, कितने वो लोग इकट्ठे कर सकते हैं। जो पर्सन अपनी राजनीति शुरू करने से पहले सबसे पहले गैंग बनाता है 1991 में चोरी डकैती चकारी के लिए, 25 साल में उसने कितना बड़ा अपना तंत्र इकट्ठा किया होगा, ये पुलिस को इस स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना चाहिए था। तो फाइनली इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि यूपी का जो पुलिस तंत्र है पूरी तरह से चौपट है। बेशक पुलिस को एक एनकाउंटर, यूपी की पुलिस को एक एनकाउंटर पुलिस माना जाता है, पर इस केस में वो पूरी तरह से चौपट है और अपराधी को संरक्षण देता है। सिर्फ उन्हें छोटे मोटे लोगों या झूठा इनकाउंटर होता है। दूसरी बात आती है यूपी की सरकार की जो सरकारी विजन है यूपी को अपराध मुक्त बनाने का, वो सिर्फ एक खोखली सरकारी इच्छा शक्ति ही मालूम होती है, जिसमें ये लगता ही नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण पाते हुए कोई छुटपुटा बदमाश 25 साल में अपने आप को डॉन बना देता है, लेकिन राजनीति पुलिस में किसी को इसका खबर तक नहीं होता है और ना ही होता है। दूसरा आता है पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का अपराधियों के प्रति सहानुभूति। अपने पर्सनल इंटेंशन और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पुलिस और सरकारी तंत्र हमेशा से ऐसे अपराधियों को या ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है, जो हम और आपको ज़रूर सोचना चाहिए, जो हम और आपको ज़रूर सोचना चाहिए पुलिस तंत्र के प्रति। तो आखिर में हमारा आम जनता के लिए यही संदेश है कि अपने आसपास होने वाली किसी भी छोटी मोटी घटना को ऐसे ही ना जाने दें, इससे किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, इंसान के लिए एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए आज हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हम सोशल पर्सन के रूप में आगे आ सकते हैं। दूसरा है पुलिसियों को पुलिस में आज 10 साल से लिप्त है, उनमें से 90% पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और जो भी 1% ईमानदार होता है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसलिए पुलिस तंत्र के ऊपर एक नई दिशा से सिस्टम लगाना चाहिए या सरकारी तंत्र को सोचना चाहिए पुलिस तंत्र के प्रति, ताकि समाज में अपराधों को दूर किया जा सके। तीसरा, राजनेताओं की राजनीति एक स्वच्छ आधार पर होनी चाहिए। पॉलिटिकल का क्रिमिनल कनेक्शन हमेशा दूर होना चाहिए। जिन भी नेताओं का पॉलिटिकल करियर में किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड रहता है, उनको राजनीति के अंदर किसी भी तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिन भी पॉलिटिकल लीडर्स का किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनका राजनीति के अंदर किसी भी तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो राजनीति में नहीं आने चाहिए। इस तरह के तंत्र को हमें डेवलप करने की आवश्यकता है हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमें अपने तंत्र को, सरकारी तंत्र को, पुलिस तंत्र को, प्रशासन को, कानून को नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से डेवलप करना होगा, तभी हम एक अपराध मुक्त समाज में रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज पर्दाफाश में इतना ही, और आगे की स्टोरी के लिए आप SBR स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई केस स्टडी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।